अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। एक पुलिस वाले के लिए सबसे मुश्किल केस वो होता है जिसमें उसका कोई पेटी बंद भाई मुलविस हो या केस इससे मुतालिक हो। इस किस्म के केसों से अक्सर पुलिस अफसरान घबराते हैं और उनकी कोशिश होती है कि इसकी तफ्तीश इनके ज़ुम्मे ना आए। मुश्ताक अली का केस भी ऐसे ही केसों में से था। मुश्ताक अली स्पेशल ब्रांच में इंस्पेक्टर था, जिसे उर्फ आम में सीआईडी कहते हैं। अगरचे हमने आगे पीछे कोर्स किया था, मगर मेरा मुश्ताक से चंद एक बार ही वास्ता पड़ा था। पहली बार जब जब हम दोनों इन्वेस्टिगेशन में थे तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में होते थे। दूसरी बार हम दोनों एक थाने में साथ हुए और तीसरी बार जब एक केस के सिलसिले में मुश्ताक को इन्वेस्टिगेशन की तरफ से भेजा गया और मैं इस केस का तफ्तीशी अफसर था। इससे पहले इससे बस सलाम दुआ की हद तक वास्ता था, लेकिन इस केस के दौरान मैंने जाना कि मुश्ताक अली किस किस्म का शख्स था। वो बहुत खुश्क मिजाज समझा जाने वाला शख्स था। महकमे में ये इस्तिलाह इन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो पुलिस जैसे महकमे में होते हुए भी आबिदाना हद तक हराम और हलाल का ख्याल रखते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि वो थाने का पानी तक नहीं पीता था, अपनी बोतल घर से लेकर आता था। इसके पास एक खटारा बाइक थी जिसमें सिर्फ इंजन, पहिए और ब्रेक ही दुरुस्त हालत में थे। वैसे ये हैवी बाइक थी, आम बाइक रफ्तार और कुव्वत में इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो इतना शोर मचाती थी कि दूर ही से इसकी आमद का पता चल जाता था। केस एक गैंग का था जो मनशियात फरोशी और भत्ताखोरी में मुलविस था। इसके चंद अफराद पकड़े गए थे और इन्वेस्टिगेशन के पास ये केस पहले ही से था, इसलिए मुश्ताक को भेजा गया। हमने मिलकर इस केस पर 4 महीने काम किया और इसे तकरीबन हल कर लिया। गैंग के दर्जन भर अहम अरकान पकड़े गए, अलबत्ता इसका सरबराह मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया। मुश्ताक अली केस के बाद वापस चला गया और फिर मैंने उसे उस वक्त देखा जब वो अपने घर के सामने इस हालत में औंधे मुंह पड़ा हुआ था कि उसकी गुद्दी में गोली का सुराख था। गोली आगे से नहीं निकली थी बल्कि अंदर ही मौजूद थी। उसके जिस्म पर सादा लिबास था और उसकी बाइक नज़दीक ही पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जब उसे निशाना बनाया गया तो वो बाइक पर घर के पास पहुंचकर रुका था। इसी वक्त कातिल ने अकब से उसे गोली मारी और वो बाइक समेत नीचे गिर गया। मैं नाइट ड्यूटी पर था जब मुझे एसएसपी की कॉल आई। उसने बताया कि किसी ने स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर मुश्ताक अली को कत्ल कर दिया है। वो ड्यूटी से वापस आया था। रात के 2 बज रहे थे और वो यकीनन किसी खास ड्यूटी पर था। मुश्ताक अली इस थाने की हुदूद में रहता था जहां मैं इन दिनों नाइट शिफ्ट में का एसएचओ था। मैं एक मोबाइल और चंद पुलिसमैन लेकर चाय बकुआ पर पहुंचा। मुश्ताक अली का घर एक आम से इलाके में था और घर भी आम सा था। 120 गज पर बना हुआ ये 2 मंजिला मकान पुराना था, मगर इस पर रंगो रोगन हाल ही में किया गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो एक मोबाइल वैन पहले ही से वहां मौजूद थी और इसने चाय वारदात से आम लोगों को दूर कर दिया था। रात 2 बजे भी वहां रश था। 2-2.5 दर्जन लोग जमा थे। लोगों ने अपने मकानों की बैरूनी लाइट्स ऑन कर रखी थीं, इसलिए गली में खासी रोशनी थी। नज़दीकी मकान वाले अपनी छतों पर चढ़कर सूरत हाल देख रहे थे। मुश्ताक अली के घर से औरतों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने आते हुए पुलिस सर्जन को कॉल कर दी थी। वो एम्बुलेंस के साथ आ रहा था। मैंने लाश का मुआयना किया। मोबाइल के साथ आने वाले एएसआई के मुताबिक लाश किसी ने नहीं छेड़ी थी सिवाय मुश्ताक अली की बीवी के, क्योंकि लाश सबसे पहले उसी ने देखी थी। वो इससे लिपट गई थी। तब मुश्ताक अली के छोटे भाई शारिक ने आकर उसे लाश से अलग किया और उसी ने पुलिस को इत्तला दी थी। मुश्ताक अली की कोई चीज़ गायब नहीं थी। उसका सर्विस पिस्टल बेल्ट से बंधा हुआ था। इसका पर्स और मोबाइल भी मौजूद था। जब तक मैंने लाश का मुआयना मुकम्मल किया, पुलिस सर्जन भी आ गया। उसने लाश देखी और अपनी रिपोर्ट लिखने लगा। फिर उसने बताया, इसे मरे हुए 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। एक ही गोली लगी है और मौत फौरी तौर पर वाक़ई हुई होगी क्योंकि ज़्यादा खून नहीं निकला है। बज़ाहिर मौत की वजह यही गोली है। बाकी बातें पोस्टमार्टम से पता चलेंगी।
میں نے اسے लाश उठवाने को कहा और शारिक के पास आया, जो एक तरफ अफसरदा खड़ा हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मुश्ताक अली तकरीबन 35 वर्ष का था, मगर शारिक खासा कम उम्र था। वो 25 से ज़्यादा का नहीं था। मैंने रस्मी ताज़ियत की और कहा, मुझे अफसोस है कि तुम इस वक्त किसी दुख से गुजर रहे हो, लेकिन पुलिस का काम तफ्तीश करना होता है। उसने सर हिलाया। मैं समझता हूँ, मैं भी कुछ अर्सा पुलिस में रहा हूँ। मैं चौंका। अब नहीं हो? मैंने 3 साल बाद इस्तीफा दे दिया था। मुश्ताक भाई ने मशवरा दिया था, क्योंकि मैं जहाँ था वहाँ खाए पिए बगैर रहना मुमकिन नहीं था, और मुश्ताक भाई को तो आप जानते ही होंगे। मैं वारदात की तरफ आया। यहाँ क्या हुआ था? मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहता हूँ। उसने मकान के ऊपरी हिस्से की तरफ इशारा किया। मैं बीवी और बच्चे के साथ सो रहा था जब फायर की आवाज़ ने मुझे जगा दिया, और फिर भाभी की चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं नीचे भागा और यहाँ। वो बोलते बोलते रुका, जैसे आगे बताने की हिम्मत कर रहा हो। मुश्ताक भाई नीचे गिरे हुए थे। मैंने नाजिया भाभी को अलग किया। वो इनसे लिपट कर रो रही थीं। फिर मैंने मुश्ताक भाई को देखा। इनकी नब्ज़ साकित थी और सांस भी रुकी हुई थी। तब मैंने 15 को कॉल करके इत्तला कर दी। वक्त क्या हुआ था? मैंने नीचे आने से पहले देखा था तो घड़ी में 2 बजने में 2 मिनट थे। और तुमने 15 को कॉल किस वक्त की थी? घड़ी नहीं देखी थी मैंने, मगर मेरा ख्याल है कि चंद मिनट बाद ही की थी। 10 मिनट के अंदर की होगी। फिलहाल इससे ज़्यादा सवालात मुमकिन नहीं थे। मुश्ताक अली की लाश उठाई जा रही थी। उसकी बीवी अंदर से बाहर निकल आई। मैं इसे देखकर हैरान हुआ था। और वो बमुश्किल 20-21 वर्ष की और नहायत हसीन लड़की थी। अमली तौर पर वो औरत थी, मगर जिसामत और चेहरे मोहरे से वो लड़की ही लग रही थी। वो बुरी तरह रो रही थी और मुश्ताक अली की लाश तक जाने की कोशिश कर रही थी। वहाँ मौजूद तमाम ही लोग उसे देख रहे थे। शारिक उसे रोक रहा था, मगर वो इसे संभल नहीं रही थी। मैंने पैरामेडिक अमले को इशारा किया कि वो लाश लेकर यहाँ से जाएं, और उन्होंने उजलत में स्ट्रेचर एम्बुलेंस में डाला और दरवाज़ा बंद किया, और एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई वहाँ से रवाना हो गई। इस दौरान में शारिक ने नाजिया को समझा लिया था और वो इसे अंदर ले जाने में कामयाब रहा। मैंने वहाँ मौजूद लोगों को लताड़ा। यहाँ कत्ल हुआ है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो? इस पर एक नौजवान ने कहा, हमारे पास देखने के लिए यही तमाशे रह गए हैं। मैं इसकी तरफ बढ़ा। क्या ख्याल है, तुम्हें कुछ और तमाशे दिखाऊं? नौजवान जल्दी से पीछे हटा। नाराज़ क्यों होते हो भाई? मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मैंने मजमे की तरफ देखा। किसी ने कुछ देखा है तो बताए, मगर हस्बे तवक्को कोई सामने नहीं आया। मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि वो यहाँ होने वाले सानहे से बेनियाज मुश्ताक अली की बेवा को देख रहे थे। खास तौर से इस नौजवान की आंखों में तो बहुत ही गंध थी। ये सब महल्ले वाले थे और इनका रद्द-ए-अमल अफसोसनाक ही कहा जा सकता था। बहरहाल अब तमाशा खत्म हो गया था, इसलिए महल्ले वाले भी रुखसत हो गए। मैंने तमाशा देखने वाले नौजवान को मुश्ताक अली के मकान के बिल्कुल सामने वाले मकान में जाते देखा। गोया वो उनका पड़ोसी था, और ऐसे में इसका रवैया ज़्यादा अफसोसनाक था। मोबाइल चली गई थी और मेरे साथ सिर्फ थाने के अहलकार थे। मैंने टॉर्च की रोशनी में ज़मीन का जायज़ा लिया। यहाँ कभी सड़क हुआ करती थी, मगर अब वो मिट्टी तले जा चुकी थी और गली ही बाकी बची थी। मैंने नोट किया कि गली में सिर्फ एक बाइक और 2 गाड़ियों के टायरों के निशानात थे। बाइक मुश्ताक अली की थी, जबकि गाड़ियाँ पुलिस मोबाइल्स थीं। इनके अलावा किसी गाड़ी के ताज़ा निशानात नहीं थे। हवा खासी तेज़ थी और ये निशान भी तेज़ी से मिट रहे थे। पैरों के निशानात तो लातादाद थे, और इन्हें देखना और याद रखना मुमकिन भी नहीं था। अगर कातिल किसी गाड़ी में आया था तो उसने गाड़ी यकीनन गली से बाहर रखी होगी और यहाँ से पैदल ही गया होगा। मैंने जहन में तसव्वुर किया कि कातिल ने किस तरह अपना काम किया होगा। वो मुश्ताक अली को चौंकने या संभलने का मौका दिए बगैर वार करना चाहता था, इसीलिए वो गली में गाड़ी या किसी चीज़ के बगैर आया था। मगर इस सूरत में इसे छुपना होता, वरना मुश्ताक अली लाजमी उसकी मौजूदगी से चौकन्ना हो जाता, और यहाँ छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। गली 20 फीट से ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। मकानों के सामने छोटे स्लैब थे, क्योंकि गली ऊंची हो चुकी थी और अक्सर लोगों ने अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स अंदर खड़ी की हुई थीं। पूरी गली में सिर्फ 2 गाड़ियां बाहर थीं और वो मुश्ताक अली के घर से खासे आगे थीं। अगर कातिल इनके पीछे छुपता तो मुश्ताक अली की नज़रों से बचकर वो इसके अक़ब तक नहीं आ सकता था।
मुश्ताक अली का घर गली के वसत में था और गली एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई 300 फीट लंबी थी। अगर कातिल गली के सिरे से आता तब भी वो बाइक का मुकाबला नहीं कर सकता था। लाश की हालत से लग रहा था कि बाइक रुकते ही कातिल ने अकब से वार किया था और ये इसी सूरत में मुमकिन था जब कातिल पहले से यहाँ मौजूद होता। तब ये एक ही सूरत में मुमकिन था कि मुश्ताक अली कातिल से वाकिफ था। रात के 2:30 बज चुके थे। मेरे साथ आने वाले सिपाही जमाइयाँ लेकर जाहिर कर रहे थे कि अब इन्हें वापस थाने जाने की जल्दी थी। मैं समझ रहा था कि इन्हें असल किस चीज़ की जल्दी थी। थानों में कमाई के असल धंधे रात के वक्त होते हैं और जो थानों से दूर हों वो कमाई से रह जाते हैं। इसलिए पुलिस में गश्त को असल में सज़ा तस्वुर किया जाता है। हाँ, मखसूस इलाकों में गश्त के लिए पुलिस वाले मुँह मांगी रकम भी देते हैं। बिलाखिर मेरा मातहत एएसआई नज़दीक आया और तभी ज़बान में बोला, सर जी वापस ना चलते हैं। मैंने कहा, मैं बाइक के बारे में सोच रहा था कि ये भी वक़ुआ में शामिल थी और असूलन इसे भी थाने ले जाना चाहिए था, मगर हमारी मोबाइल में इसकी गुंजाइश नहीं थी। इसलिए मैंने शारिक को बुलाकर बाइक उसके हवाले की और उसे खबरदार किया कि इसे न छेड़े। मुमकिन है कि पुलिस बाद में उसका मुआयना करे। उसने यकीन दिलाया कि बाइक को कोई नहीं छेड़ेगा। फिर उसने मुझसे मुश्ताक अली की लाश का पूछा। हमें जनाजे का इंतज़ाम भी करना है। मेरा ख्याल है कि सुबह तक मिल जाएगी, मगर ये पोस्टमार्टम हो रहा है। अगर वो मुकम्मल हो गया तो जल्द मिल जाएगी, वरना देर भी हो सकती है, मैंने कहा और मौका पाकर इससे कुछ सवालात और कर लिए। मुश्ताक अली के अलावा तुम्हारे और कितने बहन भाई हैं? हम 2 भाई और 1 बहन हैं, उसने कहा और फिर सर आह भरकर बोला, अब 1 भाई और 1 बहन रह गए हैं। बहन की शादी हो गई है, वो मुश्ताक भाई से छोटी और मुझसे बड़ी है। अभी उसे नहीं बताया है। तुम लोग आराम करो, तदफीन के बाद मैं तुमसे आकर बात करूंगा। मुमकिन है कि तमाम घर वालों से बयान लूं। उसने सर हिलाया और अंदर चला गया। मैं वापस थाने आया और इब्तिदाई रिपोर्ट लिखी। एफआईआर का मरहला बाकी था, मगर उसका फैसला मुश्ताक अली के लवाहिकीन और अफसरान ने करना था। मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे तक थी। फिर मैं ऑफ करके घर चला गया। पिछले कुछ अरसे से पुलिस अफसरान और अहलकारों की तवातुर से टारगेट किलिंग की वारदातों ने तमाम ही पुलिस वालों को चौकन्ना कर दिया था। अब हम ड्यूटी पर आते जाते सादा लिबास में होते थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि मुश्ताक का कत्ल इसी टारगेट किलिंग की लहर का एक हिस्सा था, जिसका मकसद पुलिस और हुकूमत को दहशतगर्दों और जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सरगर्मी से रोकना था। मगर न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि यह कत्ल इस किस्म की टारगेट किलिंग नहीं थी जो शहर में इस वक्त जारी थी, बल्कि इसके पसे पुश्त कुछ और अवामिल कारफरमा हो सकते थे। लेकिन जब मैं दोपहर को सोकर उठा तो टीवी पर चलने वाली हेडलाइंस के मुताबिक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने इसे जुराइम पेशा अनासिर की कार्रवाई करार दे दिया था, क्योंकि मुश्ताक अली इनके खिलाफ सरगर्म था और उसने अपनी खुफिया ड्यूटी के दौरान कई जुराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कराया था जो संगीन जुराइम में मुलविस थे। डीआईजी का कहना था कि मुश्ताक अली को इन ही लोगों ने कत्ल किया है। कत्ल का अंदाज बता रहा था कि वो ड्यूटी के मकाम से उसके पीछे लगे थे और ऐन उस वक्त जब वो घर में दाखिल होने ही वाला था, अकब से गोली चलाकर उसे शहीद कर दिया। मैं ठंडी सांस लेकर रह गया। अफसरान बाला ने तय कर दिया था कि टारगेट किलिंग थी और इसका मुजरिम किस्मत से ही हाथ आता जब वो किसी और केस में पकड़ा जाता और दौरान तफ्तीश इसका भी इंकशाफ करता। लेकिन मेरी छठी हिस्स अपनी राय पर कायम थी कि यह कत्ल टारगेट किलिंग नहीं थी। कत्ल के असल मुहर्रिकात और कातिल तक पहुंचने के लिए तफ्तीश लाजमी थी और डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लग रहा था कि केस जल्द स्पेशल ब्रांच को मुंतकिल कर दिया जाएगा और कुछ अरसे बाद ये दाखिले दफ्तर हो जाएगा, क्योंकि सैकड़ों पुलिस वालों की टारगेट किलिंग की गई और चंद एक के कातिल इत्तेफाक से हाथ आए थे, वरना बाकायदा तफ्तीश करके आज तक एक भी टारगेट किलर्स को पकड़ा नहीं गया था। हद ये कि जिनकी सीसीटीवी फुटेज थी वो भी नहीं पकड़े गए। मैंने मालूम किया तो मुश्ताक अली की लाश पोस्टमार्टम के बाद वारिसों के हवाले कर दी गई थी और असर के वक्त तदफीन थी। मैं जनाजे में शरीक हुआ और फिर थाने आया तो इंचार्ज सलामत कुरैशी ने मुझसे कहा, या वर्षा, आज ही तमाम मुतल्लिका लोगों के बयानात कलमबंद कर लो। एफआईआर का क्या होगा? शारिक ने एफआईआर कटवा दी है और नामालूम कातिलों पर इल्ज़ाम लगाया है जो शायद अब नामालूम ही रहेंगे। मैंने तलखी से कहा तो सलामत कुरैशी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या हुआ है?
आपने DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी? इस कत्ल को टारगेट किलिंग करार दे दिया गया है। मेरा ख्याल है कि कल तक ये केस स्पेशल ब्रांच चला जाएगा। यार, ये DIG साहिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस इस शौक में करते हैं कि टेलीविजन पर आते रहें। तुम इस चक्कर में मत पड़ो और अपने तौर पर काम करो। जैसा आप कहें, मैंने कहा और अपने कमरे में आकर केस फाइल मंगवा ली। इसमें FIR की नकल और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शामिल थी। मामला एक पुलिस वाले का था, इसलिए सारा काम बहुत तेजी से हो रहा था। अगर कोई आम आदमी होता तो अब तक FIR ही ना कटी होती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत सादा थी। उसके मुताबिक मौत गोली दिमाग पर लगने से वाक़ हुई थी। तिब्बी वजह सांस और दिल का रुकना था। वक्त 2 बजे के आसपास था। FIR भी सादा थी। इसमें शारिक ने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम नामालूम अफराद पर लगाया था। बयानात का हिस्सा खाली था। मैंने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट फाइल में लगाई और कमर कसकर तैयार हो गया। अगरचे मुझे लग रहा था कि मैं फसूल में भाग दौड़ करूंगा, ये केस बिलाखिर मुझसे ले लिया जाएगा, मगर अभी तो ये मेरे पास था और मुझे कुछ न कुछ करना था। मेरा ताल्लुक एक सिक्काबंद पुलिस खानदान से है। मेरे दादा, चचा, ताया और खानदान के बेशुमार दूसरे लोग सारी उम्र पुलिस की मुलाजमत करते रहे थे। इस वक्त भी मेरे करीबी 1 दर्जन रिश्तेदार पुलिस में मुख्तलिफ ओहदों पर थे और दूर के कई रिश्तेदार भी शामिल किए जाएं तो ये तादाद 2 दर्जन से भी ऊपर चली जाती थी। मेरे 2 बड़े भाई DSP और SP के ओहदे पर काम कर रहे थे। बड़े भाई तो फेडरल चले गए थे, अलबत्ता इनसे छोटे यहीं होते थे। शायद इसीलिए मेरा पुलिस कैरियर आसानी से बन गया और मुलाजमत के 10 सालों में भी मुझे कोई ख़ास दुश्वारी पेश नहीं आई थी। छोटी मोटी मुश्किलात का सामना तो सबको ही करना पड़ता है, मगर ऐसी सूरत हाल दरपेश नहीं आई कि मुझे इस्तीफे का सोचना पड़ता। इन 10 सालों में मैंने बहुत घाट घाट का पानी पी लिया था। मुझे बहरानों से निकलना आ गया था। मैं मुश्ताक अली के घर पहुंचा तो बाहरी टेंट लगा हुआ था और बहुत से लोग कुरान खानी और गपशप में मसरूफ थे। शारिक मुझे देखते ही उठकर आ गया और अंदर ले गया। उसने नशिस्तगाह खुलवाई। मकान के अंदर अब खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि शौक का जोर गुजर गया था। जनाब क्या पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म? कुछ नहीं, बस एक गिलास पानी मंगवा लो। मैंने कहा, मैं तुम्हारा और घर वालों का बयान लेने आया हूँ। मैं तैयार हूँ, लेकिन नाजिया भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने नींद की दवा देकर सुला दिया है। मैंने नोट किया कि उसने दूसरी बार नाजिया का नाम लिया और फिर जरा रुककर उसके साथ भाभी लगाया। ऐसा लग रहा था कि वो उसे भाभी नहीं कहता था। रिश्ते में वो इससे बड़ी सही, लेकिन उम्र में यकीनन कम थी। मैंने सर हिलाया। कोई बात नहीं, इससे बाद में बात कर लूँगा। ये बताओ कि इस मकान में कितने लोग रहते हैं? मैं, मेरी बीवी रायना और भाभी, उसने जवाब दिया। बच्चे कितने हैं? सिर्फ मेरा एक बेटा है, उसने जवाब दिया। मुश्ताक भाई की कोई औलाद नहीं है। मुश्ताक अली की शादी कब हुई थी? 2 साल पहले। मैंने सर हिलाया। इसका मतलब है कि मुश्ताक ने खासी ताख़ीर से शादी की। वो कहते थे कि मैंने अपनी नौकरी से शादी कर ली है, मगर मैंने और रायना ने इन्हें कायल कर लिया। नाजिया सिर्फ हसीन ही नहीं, कम उम्र भी थी और मुश्ताक अली के बारे में मैंने बताया कि वो आम सा और करक नकुश वाला बंदा था। फिर मौलवी भी था, यानी रिश्वत से कोसों दूर भागता था। इस लिहाज से नाजिया जैसी बीवी मिल जाना उसकी खुशकिस्मती थी और बदकिस्मती ये थी कि वो इसके साथ सिर्फ 2 साल गुजार सका। मैं मुश्ताक अली के पोर्शन के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था और यहाँ बिल्कुल मामूली सा फर्नीचर था। मकान की हालत रंग रोगन के बाद भी बहुत अच्छी नहीं थी। शारिक का बयान लेकर मैंने उसकी बीवी से बात की। उसूलन मुझे इससे अकेले में बात करनी चाहिए थी, लेकिन अगर केस किसी पुलिस वाले से मुतालिक हो तो खुद पुलिस मुश्किल में पड़ जाती है और इसे तफ्तीश के बहुत से तरीके छोड़ने पड़ते हैं। रायना तकरीबन 22 साल की मुनासिब सूरत वाली लड़की थी। अगरचे वो नाजिया की तरह हसीन नहीं थी, मगर इसमें दिलकशी मौजूद थी। इसकी गोद में तकरीबन 1.5 साल का बेटा था। ज़ाहिरन इसकी शादी को भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। जिस वक्त ये वाक़या हुआ, तुम सो रही थी? जी इंस्पेक्टर साहब, उसने जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे शारिक ने उठाया था, उसने सादगी से जवाब दिया, तब पता चला। मैंने इससे चंद सवालात और किए। जवाबात में अपनी छोटी सी नोटबुक में लिखता जा रहा था। इनके पास बताने को ज़्यादा नहीं था। मैंने उठते हुए शारिक से कहा, मैं बयानात को बाकायदा टाइप करवा के भेज दूंगा, तुम दोनों देखकर साइन कर देना। शारिक मेरे साथ बाहर आया।
اس نے انکار کیا کہ مشتاق علی کو کسی طرف سے خطرہ تھا۔ اس نے اس سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اگر ایسا تھا بھی تو اسے علم نہیں۔ اس سوال کے جواب پر کہ مشتاق اور اس کے تعلقات بے تکلفانہ تھے، اس نے کسی قدر ہچکچا کر کہا کہ وہ عمر میں اس سے بڑے تھے اور ان کے درمیان بے تکلفی نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے آہستہ سے کہا، ایک بات میرے علم میں ہے لیکن پتہ نہیں اس سے آپ کو مدد ملے گی یا نہیں۔ کیسی بات؟ 2 دن پہلے مشتاق بھائی اسی طرح رات کے وقت آئے تو میں جاگ رہا تھا اور واش روم میں تھا۔ میں نے مشتاق بھائی کو کسی سے بات کرتے سنا۔ مشتاق بھائی اونچی آواز میں بول رہے تھے، 1 منٹ۔ میں نے اس کی بات کاٹی، تم واش روم میں تھے تو تم نے کیسے سن لیا؟ میرے کمرے کا واش روم مین گیٹ کے بالکل اوپر ہے، اس نے اشارے سے دکھایا۔ واقعی واش روم اس جگہ سے بہت نزدیک تھا اور باہر کے رخ پر اس میں ایک بڑا سا روشن دان بھی تھا۔ میں نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ میں عجلت میں باہر آیا کہ دیکھوں مشتاق بھائی کس سے بات کر رہے ہیں، مگر اس وقت تک دوسرا فرد جا چکا تھا اور گلی میں صرف مشتاق بھائی تھے۔ تم نے دوسرے فرد کی آواز بھی نہیں سنی؟ وہ بہت ہلکی آواز میں بول رہا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں مشتاق بھائی کے بھی چند الفاظ ہی سمجھ سکا تھا۔ وہ کسی سے غصے میں بات کر رہے تھے۔ تم نے مشتاق سے پوچھا کہ وہ کس سے بات کر رہا تھا؟ پوچھا تھا، مگر انہوں نے جواب نہیں دیا اور رکھائی سے بولے، کوئی نہیں تھا۔ گیٹ کس نے کھولا؟ مشتاق بھائی کے پاس چھوٹے گیٹ کی چابی ہوتی تھی، وہ اس کا لاک کھول کر اندر آ جاتے ہیں۔ تم نیچے آئے تو تم نے کسی گاڑی یا بائک کی آواز سنی تھی؟ نہیں، مجھے ایسی کوئی آواز نہیں آئی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کل تو میرے حواس ہی گم تھے اور آج میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ بات آپ کے لیے اہم نہ ہو، اس لیے بیان میں نہیں بتایا، مگر پھر مجھ سے رہا نہیں گیا اور اب بتا رہا ہوں۔ چاہیں تو اسے بیان کا حصہ بنا لیں۔ یہ تو کرنا پڑے گا، میں نے کہا، لیکن اس لحاظ سے بے سود ہوگا کہ تم نے نہ تو اس شخص کو دیکھا اور نہ ہی شناخت کر سکے۔ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ گیا کہاں۔ باہر نکل کر میں نے محلے والوں کو پکڑا، خاص طور سے جن کے مکانات مشتاق علی کے مکانات کے پاس تھے، مگر ان میں سے بھی کسی نے اعتراف نہیں کیا کہ اس نے گولی چلنے کی آواز سنی تھی یا وہ سب نازیہ کی چیخ و پکار پر ہی باہر آئے تھے۔ یہ عجیب بات تھی، کیا ایک عورت کی چیخ گولی کی آواز سے زیادہ بلند تھی؟ میں نے 4 افراد کے بیانات قلم بند کیے جو واقعے کے 5 منٹ کے اندر اندر باہر آئے تھے، اور انہوں نے مشتاق کی لاش دیکھی تھی۔ نازیہ اس سے لپٹ کر رو رہی تھی اور شارق اسے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر لوگوں کے جمع ہونے پر وہ بمشکل اسے اندر لے گیا تھا۔ بیانات میں کچھ خاص نہیں تھا، ان سے بس فائل کا پیٹ بھرتا اور خانہ پوری ہوتی، مگر مشتاق علی کے قاتل یا قاتلوں تک کوئی رہنمائی نہیں ہو رہی تھی۔ 4 پڑوسیوں کے بیانات قلم بند کر کے میں واپس جانے کا سوچ رہا تھا کہ مجھے وہی نوجوان نظر آیا۔ وہ بائیک پر کہیں سے آیا تھا۔ وہ جس گھر میں رہتا تھا اس کے مالک فیاض احمد سے میں نے بیان لے لیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا ایک بیٹا ریاض احمد ہے۔ میں نے اشارے سے پوچھا اور اسے بلایا، تم یقیناً ریاض احمد ہو؟ جی، ابا جی نے بتایا ہوگا آپ کو، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ تم پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، لیکن تمہارے باپ کا کہنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم صرف وقت اور خود کو ضائع کر رہے ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ محلے میں کچھ ہو گیا ہے؟ چیخیں سن کر، اس نے جواب دیا۔ میں اوپر رہتا ہوں اور میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے اوپری کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کھڑکی باہری حصے میں تھی۔ تم نے کیا دیکھا؟ مشتاق بھائی کی بیوی اور شارق بھائی کو دیکھا تھا۔ وہ مشتاق بھائی کی لاش کے پاس تھے، اور پھر تمہاری ساری توجہ مشتاق کی بیوہ کی طرف ہو گئی۔ میں نے خفیف سے طنز کے ساتھ کہا تو اس نے بدمزہ ہو کر جواب دیا، صرف میں تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات درست تھی، اس لیے میں نے اس کی جان چھوڑ دی اور تھانے آ کر بیانات تحریر کرائے اور شارق کے بیانات کا بھی ذکر کر ڈالا، اگرچہ اسے کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس نے نہ تو کسی کو دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی آواز سنی تھی، پھر بھی یہ ریکارڈ کا ایک حصہ تھا۔ میں نے بیانات کو بھجوانے سے پہلے سلامت قریشی کو دکھایا اور اس نے بھی مشتاق کی کسی سے لڑائی کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اس سے تو لگ رہا ہے کہ مشتاق کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے، میں نے کہا، مگر عام طور سے ٹارگٹ کلرز اتنی خاموشی سے کام نہیں کرتے۔
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا شکار بچنے نہ پائے، باقی انہیں کوئی دیکھ لے تو اس سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اپنے شکار سے زبانی لڑائی بھی نہیں کرتے ہیں۔ سلامت قریشی نے سر ہلایا۔ یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لگتا ہے کہ اس کیس میں بھی قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے بڑوں کی یہ نیت ہی نہیں ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ مارے جانے والے سارے نچلے درجے کے افسران ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے، اور جب کام نکل جاتا ہے تو انہیں قاتلوں کے آگے مرنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہے یار، پر کیا کریں، نوکری نوکری ہوتی ہے۔ سلامت قریشی نے سر ہلایا۔ کچھ قصور ہمارا بھی ہے، اوپر والوں کی نظروں میں چڑھنے اور ترقی پانے کے لیے سب کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ بیشتر ترقی پا کر ہمیشہ کے لیے اوپر چلے جاتے ہیں، میں نے کہا۔ مشتاق علی کے بارے میں معلوم کیا ہے کہ وہ آج کل کس ڈیوٹی پر تھا؟ ظاہر ہے CID کی ڈیوٹی تھی، مگر یہ نہیں معلوم کہ وہ کس خاص مشن پر تھا یا معمول کی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ یہی تو معلوم کرنا ہے۔ میں نے اس کی مکمل رپورٹ مانگی ہے، اب دیکھو کب ملتی ہے، ملتی بھی ہے یا نہیں۔ معاملہ CID کا تھا اور ان لوگوں کی اپنی منطق ہوتی ہے، یہ ان باتوں کو خفیہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جن سے سارا شہر واقف ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ان سے کچھ حاصل کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ سلامت قریشی نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ یاور، تفتیش آرام سے کرو، کچھ عرصے بعد کیس انویسٹیگیشن کو چلا جائے گا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ میرا بھی یہی خیال تھا، مگر نہ جانے کیوں جب مجھے مشتاق علی کا خیال آتا تو مجھے لگتا کہ وہ اس انجام کا مستحق نہیں تھا۔ اس نے اپنی ساری سروس میں کوئی ناجائز کام نہیں کیا تھا، نہ تو رشوت، نہ کوئی فائدہ اٹھایا تھا اور نہ ہی کسی پر ظلم کیا تھا، بلکہ تھانے میں وہ بہت سے بے گناہ پھنس کر آنے والوں کی مدد کرتا تھا اور اسی وجہ سے اپنے ساتھیوں کی نظروں میں برا بنتا تھا۔ وہ بے دردی سے اپنے گھر کے دروازے پر قتل کر دیا گیا تھا اور وہ مستحق تھا کہ اس کے قاتلوں کو یا قاتل کو گرفتار کر کے سزا دلوائی جائے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اسے بہت نزدیک سے گولی ماری گئی تھی اور فاصلہ شاید چند فٹ تھا۔ پوسٹ مارٹم کے ساتھ لیب کی رپورٹ بھی آ گئی تھی جس کے مطابق گولی جس ہتھیار سے چلائی گئی وہ 22 بور کا پسٹل تھا۔ مجھے تعجب ہوا کیونکہ ٹارگٹ کلر وارداتوں میں 99% 9mm استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے میگزین میں خاصی گولیاں آتی ہیں، دوسرے یہ جام نہیں ہوتا ہے، گولی کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے اور نزدیک سے فائر کرنے پر یہ ہمیشہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے، مگر مشتاق علی کو قتل کرنے والے نے 22 بور کا کمزور پسٹل استعمال کیا تھا۔ اس کی گولی عام طور سے 10-12 فٹ کے فاصلے سے ہی جان لیوا ہوتی ہے، اگر فاصلہ اس سے زیادہ ہو تو شکار کے مارے جانے کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ قاتل نے چند فٹ کے فاصلے سے گولی چلائی تھی۔ میں نے لیب کال کر کے پوچھا کہ اس سال مارے جانے والے افراد میں سے کتنے 22 بور کے ہتھیار کی گولی کا شکار ہوئے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد جواب ملا کہ واحد شکار مشتاق علی تھا۔ اس کے علاوہ جو 950 افراد مارے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی 22 بور کے پسٹل کا شکار نہیں ہوا تھا۔ یہ حیران کن انکشاف تھا۔ ٹارگٹ کلرز تو چھوڑیں، عام لڑائی جھگڑوں اور دشمنی میں ہونے والے قتل میں بھی 22 بور کا ہتھیار استعمال نہیں کیا جاتا، اور یہاں قاتل نے ایک تربیت یافتہ اور CID میں کام کرنے والے مسلح پولیس افسر کو 22 بور کے ہتھیار سے قتل کیا تھا۔ مشتاق علی کے پاس 32 بور کا سروس پستول تھا اور یہ بہت خطرناک ہتھیار تھا۔ سلامت قریشی نے بتایا کہ اس نے مشتاق علی کی ڈیوٹی کی تفصیلات طلب کی تھیں، مگر امکان کم تھا کہ تفصیلات ہمیں آسانی سے ملیں، اس کے لیے مجھے ہی کوشش کرنا تھی۔ مگر مجھے کوشش کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ میرے خیال میں مشتاق کا قتل ٹارگٹ کلنگ کا نتیجہ نہیں تھا۔ اس خیال نے مجھے دوسرے امکانات پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ اگر قتل کا محرک گھر یا اس کے آس پاس تھا تو مجھے گھر یا آس پاس والوں سے ہی تفتیش کرنی تھی۔ میرے ذہن میں رہ کر شارق کی بات آ رہی تھی کہ قتل سے 2 دن پہلے مشتاق علی کی کسی سے تلخ کلامی ہوئی تھی، ممکنہ طور پر قتل اسی تلخ کلامی کا نتیجہ تھا۔ میں نے نازیہ کا بیان نہیں لیا تھا۔ اگلے دن میں شام کے وقت مشتاق علی کے گھر پہنچا تو سوگ کی علامت یعنی ٹینٹ اٹھا لیا گیا تھا اور زندگی جیسے معمول پر آ گئی تھی، لیکن گھر والے یقیناً کئی دن ڈسٹرب رہتے، خاص طور سے مشتاق علی کی بیوہ جس کا سہاگ اجڑ گیا تھا۔ کال بیل کے جواب میں رائنا نے دروازہ کھولا اور سلام کے بعد مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، میں مسز مشتاق کا بیان لینے آیا ہوں۔ اب وہ مسز مشتاق کہاں؟ اس نے کسی قدر استہزائی انداز میں کہا۔ ہاں، ان کی بیوہ کہہ لیں،
मैं चौंका क्योंकि रायना ने मुश्ताक की मौजूदगी में मुझसे बहुत सादा से अंदाज में बात की थी। वो नपे तुले जवाब दे रही थी और उसने अपनी तरफ से एक बात भी नहीं की थी। लेकिन इस वक्त उसने न सिर्फ अपनी तरफ से बात की थी, बल्कि उसका लहजा भी किसी कदर बदला हुआ था। मैंने सरसरी से अंदाज में कहा, चलो बेवा ही सही, अंदर आइए। उसने छोटा गेट वाह कर दिया। शारिक कहाँ है? वो कब्रिस्तान गए हैं, रायना ने कहा और मुझे अंदर ले आई। नाजिया आपके सामने नहीं आ सकेगी, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर बात कर सकेगी। कोई मसला नहीं, इसे सिर्फ मेरे सवालों के जवाबात देने हैं। रायना अंदर चली गई और चंद मिनट बाद ड्राइंग रूम के आर्चनुमा हिस्से पर लगे पर्दे के पीछे नाजिया आ गई। सलाम के बाद मैंने रस्मी ताज़ियत की और मुश्ताक अली का अफसोस किया तो वो सिसकियाँ भरने लगी। मैंने इसे कुछ वक्त दिया। वो संभल गई और भर्राई हुई आवाज़ में बोली, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुश्ताक यूं मुझे छोड़ जाएंगे। मौत का एक वक्त मुकर्रर है और वो अपने वक्त पर ही आती है। मैंने कहा, तुम सब्र से काम लो और मुश्ताक की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करो। उसने ठंडी सांस ली। अब यही रह गया है। मैं सवालात की तरफ आया। जब मुश्ताक अली घर के सामने पहुंचा तो आप जाग रही थी? मैं रोज़ ही जागी रहती हूँ ताकि इन्हें खाना गर्म करके दे दूँ। दरवाज़ा कौन खोलता है? इस सवाल का जवाब उसने शारिक वाला जवाब दिया। इनके पास बाहर के छोटे गेट के लॉक की चाबी होती थी। वो खुद खोल कर अंदर आते थे। मैंने 2-3 बार इनसे कहा कि मैं खोल दिया करूँगी, मगर उन्हें पसंद नहीं था कि मैं इतनी रात को बाहर गेट तक आऊँ। तुमने फायर की आवाज़ सुनी थी? हाँ, अगरचे आवाज़ बहुत मध्यम थी, मगर मैंने सुन ली थी। और इसी वक्त मुश्ताक की मोटरसाइकिल का इंजन बंद हुआ था। मैं लेटी हुई थी और इस इंजन की आवाज़ सुनकर उठी थी। फायर की आवाज़ सुनते ही मेरे दिल को कुछ हुआ और मैं तड़प कर बाहर भागी थी। गेट खोलकर बाहर आई तो उसकी आवाज़ घुट गई और वो फिर सिसकियाँ लेने लगी। मैं इंतज़ार करता रहा, हत्ता कि उसने सिसकियों पर काबू पा लिया और बोलने लगी। मोटरसाइकिल गिरी हुई थी और मुश्ताक भी गिरे हुए थे। इनके सर से खून बह रहा था। मैंने इन्हें झंझोड़ा, मगर वो साकित रहे। फिर मैं चीखने लगी और मेरी चीखें सुनकर ऊपर से शारिक आया और वो मुझे कैसे अंदर लाया, मुझे होश नहीं था। फायर होने की कितनी देर बाद तुम बाहर निकली? मुश्किल से 1 मिनट के अंदर, उसने यकीन से कहा। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत तेज भागी थी। मुझे तो दुपट्टा लेने का ख्याल भी नहीं रहा था। जब तुम बाहर आई तो तुमने मुश्ताक अली के अलावा किसी को गली में देखा? नहीं, और मुझे इसका होश ही कहाँ था। मेरे हवास तो मुश्ताक को यूं गिरे देखकर उड़ गए थे। देखो, बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन आंखें जो देखती हैं वो दिमाग महफूज कर लेता है। अपने जहन पर जोर दो और उस वक्त की कोई ऐसी चीज़ याद करने की कोशिश करो जो तुमने देखी थी मगर उस पर तवज्जो नहीं दी थी। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने बेबसी से कहा, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं कुछ सादी सवालात करना चाहूँगा। उम्मीद है कि तुम महसूस नहीं करोगी। ये हम पुलिस वालों की मजबूरी होती है। उसने सर हिलाया। आप पूछें। तुम्हारे और मुश्ताक अली के ताल्लुकात कैसे थे? बहुत अच्छे, उसने जल्दी से कहा। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और बहुत मोहब्बत करते थे। हालांकि तुम दोनों की उम्रों में खासा फ़र्क है। वो मुझसे 15 साल बड़े थे, लेकिन हमारे दरमियान ये फ़र्क कभी हायल नहीं हो सका। ये शादी कैसे हुई? मुश्ताक का रिश्ता आया था, उसने कहा। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मुझे रिश्ते की एक खाला ने पाला है, मगर अब वो खुद अपने बच्चों की मोहताज हो गई थी। इसलिए वो चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी कर दें। इसलिए जब मुश्ताक का रिश्ता आया तो उन्होंने ये देखकर कि वो अच्छे आदमी हैं और फिर अपना मकान है, हाँ कर दी। गोया अरेंज मैरिज थी। नाजिया ने शादी वाले दिन ही मुश्ताक अली को पहली बार देखा। उसका कहना था कि उसने दिलो जान से मुश्ताक को कबूल किया था और उसके साथ बहुत खुश थी। बच्चों के बारे में उसने कहा कि वो और मुश्ताक अली दोनों ही बच्चों के ख्वाहिशमंद थे और उन्होंने तिब्बी मुआयना भी कराया था। वो दोनों बिल्कुल ठीक थे, बस कुदरत की तरफ से देर थी। ये सब बताते हुए नाजिया रुहासी हो गई और उसने कहा, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं बिल्कुल खाली हूँ। मैंने उसे तसल्ली दी और फिर पूछा, वाकई से 2 दिन पहले जब मुश्ताक रात घर आया तब तुम जाग रही थी? उसने सर हिलाया। मैं हर रोज़ जागती थी। तुमने कोई ऐसी आवाज़ सुनी थी जैसे मुश्ताक किसी से बात कर रहा हो? नहीं, उसने इनकार किया। वैसे मैं बाहर नहीं गई थी, मुश्ताक खुद अंदर आए थे। इसका मूड कैसा था? मेरे सवाल पर वो सोच में पड़ गई। उसने कहा, वो कुछ गुस्से में थे, मगर मेरे साथ उन्होंने बिल्कुल ठीक लहजे से बात की थी। मुश्ताक ने कभी ऐसा जिक्र किया कि इसे किसी से खतरा है? नहीं,
और वो ऐसी बातें करना पसंद नहीं करते थे। यानी सिर्फ शारिक ने मुश्ताक को किसी से बात करते सुना था। मैंने महसूस किया कि मुझे इस बारे में शारिक से मजीद सवालात की ज़रूरत है, मगर वो कब्रिस्तान गया हुआ था। मुझे देर तक बैठना मुनासिब नहीं लगा यहाँ, क्योंकि घर में सिर्फ औरतें थीं। मैंने नाजिया से कहा कि मैंने बयान ले लिया है, लेकिन अगर कोई और बात पूछनी हुई तो मैं फिर आऊँगा। जी अच्छा, उसने जवाब दिया। तुमको मुश्ताक के हवाले से कोई ऐसी बात याद आ जाए जो उसके कातिल तक पहुँचने में पुलिस की माविन हो, तो मुझे शारिक के वास्ते से राब्ता करना। मैं बाहर निकला तो रायना मुंतजिर थी। उसने अपने बेटे को उठा रखा था। वो दरवाजे तक आई। जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसने आहिस्ता से कहा, नाजिया ने आपसे झूठ कहा था। मैं चौंका। उसने इतने धीमे लहजे में कहा था कि मैं भी बमुश्किल सुन सका। क्या मतलब, क्या झूठ कहा है? रायना ने मुड़कर अंदर की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में बोली, इसके और मुश्ताक भाई के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, मगर वो जाहिर ऐसा करती है जैसे इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अगरचे यूं दरवाजे पर खड़े होकर गुफ्तगू करना कुछ अजीब सा था, मगर रायना ने बात ही ऐसी की थी कि मैं रुकने पर मजबूर हो गया। मैंने इसे गौर से देखते हुए पूछा, तुम कैसे कह सकती हो? लो, एक ही घर में तो रहते हैं, वो बेतकल्लुफी से बोली। मैंने कितनी बार दोनों को बंद कमरे में झगड़ा करते हुए सुना है। मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इनके ताल्लुकात खराब हैं। उसने एक बार फिर पलटकर अंदर की तरफ देखा और मुड़कर बोली, नाजिया का किसी के साथ चक्कर है, क्योंकि मैंने मुश्ताक भाई को एक बार कहते सुना था कि जब तुम इससे शादी करना चाहती थी तो मुझसे क्यों की? रायना ने खासा अहम इंकशाफ किया था। मुश्ताक ने किसी का नाम लिया था या बाद में तुम्हारे इल्म में कोई नाम आया? उसने सर हिलाया। नाजिया को पालने वाली खाला का लड़का है सरफराज, इसी से उसका चक्कर चल रहा था, तो खाला ने बेटे को बचाने के लिए ज़बरदस्ती उसकी शादी मुश्ताक भाई से कर दी। इस वक्त हमें इल्म नहीं था, वरना इस तरह न फंसते और न ही मुश्ताक भाई अपनी जान से जाते। मैंने इसे देखा। तुम जो बता रही हो ये सब सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। बने जी, वो बोली। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। बेशक शारिक को भी अच्छा ना लगे, मगर मैं सच बात जरूर कहूँगी। इसी लम्हे शारिक आ गया। इसे देखकर आयना जल्दी से अंदर चली गई और शारिक ने मोटरसाइकिल से उतरकर मुझसे हाथ मिलाया। कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? नाजिया का बयान लेना था, वो ले लिया है, मगर अब तुमसे मजीद कुछ बातों की वजाहत चाहूँगा। आइए मेरे साथ, शारिक ने कहा और मुझे ऊपर ले आया। ऊपरी पोर्शन की हालत से मुझे अंदाजा हुआ कि शारिक की माली हालत अपने भाई से ज्यादा अच्छी थी। उसने अच्छा फर्नीचर डलवाया हुआ था और बेडरूम के साथ स्प्लिट एसी का बाहर वाला यूनिट लगा हुआ था। अपने बेडरूम के बारे में वो पहले ही बता चुका था। बेडरूम के आगे अटैच बाथ था और बाकी सब बालकोनी में शामिल था। इसमें बेडरूम की खिड़की भी खुल रही थी और इसी के ऊपर स्प्लिट का बैरूनी यूनिट लगा हुआ था। नशिस्तगाह टेरेस के पार अंदर करके थी। वो मुझे अंदर लाया। उसने ठंडे गरम का पूछा, मगर मैंने मना कर दिया तो उसने कहा, जी पूछें। तुमने बताया कि तुम वॉशरूम में थे जब तुमने मुश्ताक अली को बाहर किसी से ऊंची आवाज में बात करते सुना। जी ये दुरुस्त है। तब तुम कितनी देर में नीचे पहुंचे? उसने सोचा और बोला, मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा। तब तक मुश्ताक भाई बड़ा गेट खोलकर मोटरसाइकिल अंदर ला रहे थे। जब तुम वॉशरूम में थे तब मुश्ताक की आवाज आ रही थी या तुमने बाहर आने के बाद भी उसकी आवाज सुनी थी? उसने फिर सोचा और बोला, नहीं, बाहर आने के बाद मुझे उनकी आवाज नहीं आई थी। तुमने बाहर गली में देखा कि गली में था कौन? जाहिर है मुझे तजस्सुस था कि मुश्ताक भाई किससे यूं बात कर रहे थे, मगर गली बिल्कुल खाली थी। मुश्ताक और नाजिया के आपस के ताल्लुकात कैसे थे? मेरे सवाल पर वो मोहतात हो गया और उसने जवाब दिया, अच्छे थे। थोड़ी बहुत खटपट तो सारे ही मियाँ बीवी में होती है। नाजिया मुश्ताक से 15 साल छोटी है। क्या वो इस शादी से खुश थी? बिल्कुल जी, तभी तो 2 साल से भाई के साथ रह रही थी। मुमकिन है कि वो किसी और को पसंद करती हो, मगर इसके सरपरस्तों ने इसकी मर्जी का ख्याल किए बगैर इसकी शादी मुश्ताक अली से कर दी हो। मुश्ताक का चेहरा सुर्ख हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है जी। अच्छा जनाब, भाभी किसी को पसंद नहीं करती थी। सरफराज नाजिया की रिश्ते की खाला का बेटा है। नाजिया के साथ शादी होने तक एक घर में वो रही है उसके साथ। शारिक ने गहरी सांस ली। अब मैं समझ गया कि ये फसाद किसका फैलाया हुआ है। ये सब रायना ने आपको बताया है? हाँ, उसी ने बताया है। जनाब यकीन करें कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब रायना के दिमाग का फतूर है। इसके दिमाग में ये फतूर कहाँ से आया? आपने दोनों को देखा है।
भाभी इसके मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत है। बस यही बात उसे हजम नहीं होती। वो इससे चिढ़ती है और इसके खिलाफ बातें करती रहती है। मगर ये इल्ज़ाम बहुत संगीन है और बात पुलिस रिकॉर्ड में आएगी। शारिक परेशान हो गया। खुदा के लिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन करें। सरफराज बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है। भाभी को बहन की तरह समझता है और इसी वजह से अब तक मिलने के लिए आता है। रायना ने इसी बात का बतंगड़ बनाया है। तब मैं रायना से एक बार फिर बात करूंगा। मैं इसे बुलाकर लाता हूँ। ज़रूर, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा वॉशरूम देखना चाहूँगा। उसने ना समझने वाले अंदाज में मेरी तरफ देखा, लेकिन जब मैंने कोई वजाहत नहीं की कि मैं क्यों वॉशरूम देखना चाहता हूँ, तो वो सर हिलाते हुए खड़ा हुआ और मुझे वॉशरूम तक लाया। ये अच्छा और साफ सुथरी टाइलों और जदीद सैनिटरी से आरास्ता वॉशरूम था। बाहर की तरफ फर्श से कोई 6 फीट की बुलंदी पर उसका खासा बड़ा रोशनदान था और ये कोई 1.5 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा था। वेस्ट ओपन होने की वजह से इससे हवा फरफर अंदर आ रही थी। इसके दरमियान में घूमने वाला पट लगा हुआ था जिसे आराम से खोला या बंद किया जा सकता था। वॉशरूम का मुआयना करके मैं बाहर आया तो शारिक रुबीना को बुला लाया। मैंने इससे दो टोक अंदाज में कहा, देखो, जो तुम कह रही हो इसका कोई सबूत भी होना चाहिए, वरना पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बनने और तफ्तीश होने की सूरत में अगर सरफराज और नाजिया बेकसूर निकले तो तुम खामखा फंस जाओगी। मैं क्यों फंसूंगी? वो जरा तिनक कर बोली। ये कानूनी मामला है और अदालत में साबित करना पड़ता है। यही तो मैं इस अहमक औरत को अब तक समझाता रहा हूँ, शारिक ने गुस्से से कहा, लेकिन इसके सर में भूसा भरा हुआ है। सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन आप इस लड़के को पकड़ें तो वो खुद कबूल कर लेगा। पुलिस ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ सकती। मैंने इनकार किया। जब तक हमारे पास सबूत या ज़रूरी मालूमात ना हों, हम ऐसा नहीं कर सकते। रायना का चेहरा पूछ गया। अच्छा जी, तब मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मुश्ताक अली मेरा दोस्त और महकमे का साथी था, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ रियायत कर रहा हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग अपने ख़ानदानी झगड़ों में मुझे इस्तेमाल करो। मेरी जगह कोई और होता तो अब तक तुम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुके होते। मैं कहते हुए खड़ा हो गया। रायना का मुंह फूल गया और उसने शारिक के गुस्से की परवाह किए बगैर बेटा उसे थमा दिया। मैं बाहर आ रहा था तो मैंने रायना को कहते हुए सुना, इसे नीचे ले जाएं, मैं नहाने जा रही हूँ, ये तंग करता है। शारिक बेटे को लिए हुए मेरे पीछे आया। वो मुआजरत कर रहा था कि रायना की एक गलत बात ने मेरा वक्त ज़ाया किया था। मैंने इसकी माजरत कबूल करके बात ख़त्म कर दी। इसने मुझसे हाथ मिलाया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भाभी और मुश्ताक भाई के ताल्लुकात आपस में बहुत अच्छे थे। मेरा भी यही ख्याल है। अंदर से एक छोटा बच्चा आया और उसने शारिक से कहा, आपको अंदर बुला रहे हैं। शारिक अंदर चला गया और मैं बाइक पर बैठ रहा था कि मेरी नज़र ज़मीन पर गई जहाँ पत्थरों से मुश्ताक की लाश की निशानदही की गई थी। वहाँ ज़मीन पर अब भी लहू की सुर्खी थी। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। ऐसा लग रहा था कि उसका लहू भी जाएगा। मैं बाइक स्टार्ट कर रहा था कि मेरी नज़र सामने वाले मकान के ऊपरी हिस्से पर गई। ये फयाज का मकान था, मगर मैंने रियाज के कमरे की तरफ देखा था और मैं बाइक से उतरकर उसके गेट की तरफ बढ़ा। काल बेल बजाई तो 1 मिनट तक कोई रद्दअमल नहीं हुआ, मगर जब मैंने दोबारा काल बेल दी तो कुछ देर बाद अंदर से रियाज बरामद हुआ। वो कुछ घबराया हुआ था। आप क्यों आए हैं? बताता हूँ, मैंने कहा और उसे धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। ये क्या कर रहे हैं? उसने मज़ाहमत की कोशिश की। आप मेरे घर में यूं दाखिल नहीं हो सकते। मैं तो तुम्हारी हर जगह दाखिल हो सकता हूँ। मैंने पुलिस की ज़बान इस्तेमाल की और उसे गुद्दी से पकड़कर धकेला। अपने कमरे में चलो। क्यों? वो ज़ोर से बोला। अब्बा जी देखें, ये पुलिस वाला ज़बरदस्ती अंदर आया है। ज़रा सी देर में फयाज और उसकी बीवी भी वहाँ आ गए और वो भी एहतजाज में शामिल हो गए, मगर इनकी आवाज़ें बस इस हद तक थीं कि घर से बाहर ना जा सकें। मैं इनके एहतजाज की परवाह किए बगैर रियाज को धक्के देता हुआ सीढ़ियों से ऊपर उसके कमरे तक लाया और अंदर दाखिल हुआ तो उसने लपक कर खिड़की का पर्दा बराबर करने की कोशिश की, मगर मैंने उसे गुद्दी से पकड़कर पीछे खींच लिया और कहा, इतनी जल्दी क्या है बरखुरदार? तुम्हारे करतूत तुम्हारे माँ बाप को भी दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, फयाज ने किसी कदर तेज लहजे में कहा, ये सब क्या है? आप मेरे बेटे के साथ क्यों तशद्दुद कर रहे हैं? मैंने खिड़की से बाहर देखा, मगर जब मुझे मतलूबा मंजर नजर नहीं आया तो मैंने खिड़की के साथ लगे बेड पर चढ़कर देखा और मैं जो देखना चाह रहा था वो मुझे नजर आ गया।
मुश्ताक अली का मकान पुराना था और किसी कदर नीचा था, जबकि फयाज का मकान नया और गली से खासी बुलंदी पर था। इसलिए दोनों की बुलंदी में फ़र्क था और इसी फ़र्क की वजह से ये सब हो रहा था। मैंने फयाज साहब से कहा कि देखें अपने बेटे के करतूत। वो ना समझते हुए बेड पर चढ़े और जब उन्होंने मेरी बताई हुई सिम देखा तो उनका चेहरा सुर्ख हो गया और उन्होंने हड़बड़ाकर लाहौल पड़ी। रायना अपने वॉशरूम में नहा रही थी और बड़े से रोशनदान से ये मंजर बड़ी हद तक साफ दिखाई दे रहा था। मैंने रियाज को खिड़की पर चढ़े हुए देखा था और मुझे इल्म था कि राना इस वक्त वॉशरूम में नहा रही है, इसलिए मामला समझने में देर नहीं लगी थी। फयाज ने नीचे उतरते ही रियाज को थप्पड़ मारा। जलील शख्स, मुझे मालूम नहीं था कि तू इतना गिरा हुआ निकलेगा। तूने पड़ोसियों की तो क्या हमारी इज्जत भी नहीं रखी। अब्बा जी, मैंने कुछ नहीं किया है, उसने हठधर्मी से कहा। यह शख्स बिलावजह मेरे पीछे पड़ा है। बकवास न कर। फयाज ने इसे फिर थप्पड़ मारना चाहा, मगर उसने बाप का हाथ पकड़ लिया और खुर्रा कर बोला, बस अब्बा जी, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। इज्जत के बच्चे। मैं इसकी तरफ बढ़ा। तुम इस लफ्ज़ का मतलब समझते हो? लेकिन इससे पहले कि मैं इसे पकड़ता या कुछ कहता, उसने निहायत फुर्ती से अपनी पतलून में उड़ता हुआ छोटा सा पिस्टल निकाल लिया और मेरी तरफ करके बोला, मेरे पास मत आना। रियाज की माँ चिल्लाई, ये क्या कर रहा है? फयाज भी परेशान हो गया। रियाज, पिस्तौल रख लो, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मगर मेरी नज़र पिस्तौल पर मरकूज थी। ये छोटा 22 बोर का पिस्तौल था, वैसा ही हथियार जिससे मुश्ताक अली को कत्ल किया गया था। रियाज पीछे हट रहा था और साथ साथ धमकियां दे रहा था, खबरदार मेरे नज़दीक मत आना वरना मैं गोली चला दूंगा, जैसे तुमने मुश्ताक अली पर चलाई थी। मैंने सुकून से कहा और एक कदम आगे बढ़ाया। रुक जाओ, रियाज चिल्लाया। उसका चेहरा खासे खुनक मौसम में भी पसीने में तरबतर हो गया था। वो दरवाजे के पास पहुंच गया था, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे से निकलता, अचानक एक नॉर्मल लड़की नमूदार हुई और रियाज से टकराई। वो घबरा कर मुड़ा था कि मुझे मौका मिल गया और 1 मिनट से भी पहले मैं इसे काबू करके पिस्तौल इससे छीन चुका था। मैंने एहतियात की कि पिस्तौल पर उसकी उंगलियों के निशानात मुतासिर न हों और पिस्टल को रुमाल में लपेटकर मैंने अपनी जेब में रख लिया। फिर थाने कॉल करके मोबाइल बुलवाई। निहत्था होने और पकड़े जाने के बाद रियाज की सारी अकड़ फूंक गायब हो चुकी थी। वो अब माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि इससे गलती हो गई है। इसके माँ बाप भी मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि इनके बच्चे से गलती हुई है, मगर मैं इसे नहीं छोड़ सकता था। कुछ देर में मोबाइल आई और मैंने रियाज को थाने भिजवा दिया। फयाज को पाबंद कर दिया कि उसने जो देखा था वो अपने तक रखे। अगर ये बात शारिक या इसके घर वालों तक पहुंची तो इसकी खैर नहीं होगी। उसने कहा, पता नहीं मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है जो मेरा बेटा ऐसा निकला, लेकिन मैं इज्जत वाला आदमी हूँ और दूसरों की इज्जत रखना चाहता हूँ। हस्बे तवक्को एक रात थाने में गुजार कर ने इकरार जुर्म कर लिया। अगर वो ऐसा ना भी करता तो उसके पास से पिस्तौल बरामद हुआ था और यही सबसे बड़ा सबूत था। इसी से वो गोली चलाई गई थी जिसने मुश्ताक अली की जान ली थी। रियाज ने इकरार किया कि उसी ने मुश्ताक को कत्ल किया था, क्योंकि मुश्ताक ने एक बार उसे अपनी खिड़की से रायना को देखते हुए देख लिया था। मुश्ताक ने उसे लताड़ा था और धमकी दी थी कि अब ऐसे करते हुए देखा तो उसे घर में घुसकर मारेगा। तब रियाज ने डरकर उसे कत्ल करने का फैसला किया। उसे खौफ ये था कि मुश्ताक उसे गिरफ्तार करके किसी केस में न फंसा दे। हालांकि मुश्ताक अली इस जहन का पुलिस अफसर नहीं था जो बेगुनाहों को नाकर्दा जुर्म में फांस ले। ये यकीनन रियाज की जहनी कजरवी थी जो उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया। 22 बोर का ये पिस्तौल इसे एक लड़के ने सिर्फ 1000 रुपए के एवज फरोख्त किया था और इसने अपने घर वालों से इसे छुपा कर रखा हुआ था। 2 दिन बाद वो रात के वक्त मुश्ताक अली का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी बाइक के आकर रुकी, वो गेट खोलकर दबे कदमों बाहर आया। बाइक के इंजन के शोर में मुश्ताक अली इसकी आमद से बाखबर नहीं हो सका। उसने अकब से चंद फीट के फासले से गोली चलाई। मुश्ताक के गिरते ही वो भागकर अपने घर में दाखिल हुआ और अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब शोर होने पर महल्ले वाले निकले तो वो भी ये जाहिर करते हुए बाहर आया जैसे सो रहा था और शोर सुनकर आया है। हमारे लिए नाकाबिल यकीन था कि उसने इतनी सी बात पर एक पुलिस वाले को कत्ल कर दिया था। इससे तफ्तीश करने वाले पुलिस एहलकार उसका एतराफ़ सुनकर मुश्तइल हो गए और उन्होंने रियाज को तशद्दुद का निशाना बनाना चाहा, लेकिन मैंने इन्हें रोक दिया। तशद्दुद के निशानात आने की सूरत में उसके वकील को आसानी होती और वो उसके एतराफ़ को तशद्दुद का नतीजा करार देता। फौरी तौर पर उसके एतराफ़ को एक मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया। पुलिस ने उसका 1 हफ्ते का रिमांड लिया और 1 हफ्ते बाद चालान पेश कर दिया। अपने बयान में रियाज ने एतराफ़ कर लिया था कि वो खिड़की से
रायना को देखता था और उसका दावा था कि रायना इससे वाकिफ थी, मगर उसने कभी भी रोशनदान का पट बंद नहीं किया। मुझे भी इसकी बात में सदाकत महसूस हुई थी, लेकिन इसकी वजह से कोई किसी को कत्ल कर दे, ये बहुत बड़ा जुर्म था। शारिक हैरान था, उसने सोचा भी नहीं था कि उसके भाई का कातिल उसका पड़ोसी निकलेगा, और बयान से कत्ल की वजह भी समझ में आ गई थी। उसने अगले ही दिन रोशनदान को मुस्तकिल बंद कर दिया था। सेशन कोर्ट ने रियाज को सजाए मौत सुनाई थी, मगर हाई कोर्ट ने उसे 15 साल कैद बमशक्कत में बदल दिया। मगर ये 15 साल दिन रात वाले नहीं थे, इसे अपनी उम्र के कीमती 15 साल अब जेल की सलाखों के पीछे गुजारने थे। जिस दिन उसे कैद की सजा सुनाई गई, कोर्ट में शारिक और नाजिया भी थे। हैरानकुन बात यह थी कि नाजिया की गोद में शारिक और रायना का बेटा था। मैं इससे मिला तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, आपकी वजह से मुश्ताक भाई का कातिल पकड़ा गया। मैंने तो इसे इखलाकी मुजरिम समझा था, मगर जब उसने पिस्टल निकाला तो मुझे उसके कातिल होने का पता चला। इखलाकी मुजरिम सिर्फ वही नहीं था, शारिक ने तल्खी से कहा, रायना भी इसमें मुलविस थी। मेरा भी यही ख्याल था, और मगर मैंने हैरत से कहा, वो कैसे? वो ऐसे कि वो मेरे कहने के बावजूद रोशनदान खोल कर करती थी, और अगर मैं बंद कर देता था तो वो अंदर जाने के बाद खोल लेती थी, और वो मुझे धोखा दे रही थी। तब तुमने क्या किया? मैंने पूछा। जाहिर है, ऐसी औरत को कौन रखता है। मैंने उसे तलाक दे दी है और जल्द नाजिया से शादी कर लूँगा। इसकी इद्दत ख़त्म होने वाली है। रायना जैसी औरतों का यही अंजाम होना था। मुझे खुशी थी कि नाजिया बेसहारा नहीं रहेगी। मैं बहुत अरसे से ये सोच रहा था कि शहर में होने वाला हर कत्ल टारगेट किलिंग नहीं होती, और इसे नामालूम अफराद के खाते में डाल दिया जाता है। बहुत से कत्ल ऐसी ही वजूहात की बिना पर होते हैं। अगर सही से तफ्तीश की जाए तो कातिल पकड़ा जा सकता है। यह हकीकत सामने आई है कि हमारे माशरे में अजीब नफसा नफसी हो गई है, और अब यहाँ लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर कत्ल कर देते हैं, जैसे कि रियाज ने मुश्ताक अली को कत्ल कर दिया था।